वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हमारा टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो देखा था। आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी, ठीक है। और कुछ आलोचनाएं देखी थी इनकी और हमने इनके डेफिनेशंस देखे थे। इसके अंदर जो डेफिनेशन थी वो थी प्रोफेसर मायर की। उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होना, ठीक है। उनकी ये जो डेफिनेशन थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्लासिकल जो थे उनके व्यूज थे, यही व्यूज थे उनके कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो प्रति व्यक्ति जो हर एक जो व्यक्ति है उनकी जो रियल इनकम जो है उसके अंदर दीर्घकाल में वृद्धि होना, लॉन्ग पीरियड के अंदर, ठीक है। सेम एज उन्होंने ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है हमें, वी शैल डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द प्रोसेस whereby per capital income of a country increases over a long period of the time, ठीक है। तो गाइज यही थी प्रोफेसर मायर की डेफिनेशन। इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना आज की वीडियो में, हमने इसके डिस्कस करने हैं कुछ तत्व थे जो इसी डेफिनेशन के बाद हमारे जो तत्व थे वो स्टार्ट हो रहे हैं। ये वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे टॉपिक को लेंथी बनाने के लिए अगर हमारे ये एग्जाम के अंदर टॉपिक आ जाता है तो अगर आप अपने टॉपिक को लेंथी बनाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो आपने गेन करनी है तो आपको ये पूरा चैप्टर ही करना चाहिए। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एमए इकोनॉमिक्स में करनी है, ठीक है। तो गाइज अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अगर करनी है आपने तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं आप उनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही जो चैप्टर्स हैं स्पेशली 5th 6th सेमेस्टर जो है ये आपका पूरा का पूरा इंक्लूड होता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, एमए के फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर हैं हमारे स्पेशली 5th सेम के और 6th सेमेस्टर के, ये बहुत ही ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप अभी क्लियर कर लेते हैं तो आपको एमए के फर्स्ट ईयर के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो गाइज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो हमारा है इसके अंदर हमने किन के मुख्य तत्व डिस्कस करने हैं पहले हम वो देख लेते हैं कि इस परिभाषा के अकॉर्डिंगली आर्थिक विकास के 3 मुख्य तत्व होते हैं। एक तो होता है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय यानी कि रियल पर कैपिटल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग पीरियड। ये हमारे के 3 मुख्य तत्व हैं। प्रक्रिया के अंदर क्या दे रखे, इस परिभाषा में प्रक्रिया शब्द से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तनों से है। यानी कि जो हमारे इकोनॉमी जो है हमारी उसके अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर कितने परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वही हमारी क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। प्रक्रिया शब्द इन्होंने किस लिए यूज किए कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तनों को लिया गया है, ठीक है। इन परिवर्तनों का प्रभाव साधनों की पूर्ति यानी कि जितने भी हमारे साधन है उनकी सप्लाई और वस्तुओं की मांग, जितनी भी जो थिंग्स है उनके कितनी डिमांड है उनको प्रभावित करने वाले तत्वों पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि वस्तुओं की जो डिमांड है उनको प्रभावित कौन कौन से तत्व कर रहे हैं और साधनों की जो पूर्ति है, ठीक है, जो सप्लाई है उनको कौन कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। साधनों की पूर्ति में होने वाले मुख्य परिवर्तन इस प्रकार से हैं। अतिरिक्त साधनों की खोज, साधनों की पूर्ति में मुख्य परिवर्तन कैसे आएंगे, ठीक है। अतिरिक्त जब हम साधनों की खोज करेंगे, ठीक है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के साधन होंगे, ठीक है, तो सप्लाई करना भी बहुत इजी हो जाएगा। पूंजी का संचय, जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादन की नई और उन्नत विधियां, श्रम की कार्यकुशलता में सुधार और संस्थागत तथा संगठनात्मक परिवर्तन, ठीक है। यही हमारे क्या है, ये हमारे किसको परिवर्तित कर रहे हैं, ये हमारे साधनों की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं वस्तुओं की मांग में, पूर्ति में पहले हम ये देख लेते हैं। पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ मांग में भी परिवर्तन होते हैं। वस्तुओं की मांग में किस टाइप से परिवर्तन होते हैं, जनसंख्या का आकार और आयु रचना, ठीक है, आय का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उपभोक्ताओं की रुचि पर मांग का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि एक टाइम पे एक चीज को लेके उपभोक्ताओं की बहुत अधिक रुचि है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अगले ही पल हो सकता है कि उपभोक्ताओं की रुचि नहीं है। अगले ही पल तो क्या मतलब कि ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, अगले ही पल, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट मंथ के अंदर जिस चीज को लेके जिस
चीज को लेके जितनी ज्यादा डिमांड थी, हो सकता है कि अगले ही मंथ उस चीज को लेके उतनी डिमांड ना हो, तो उपभोक्ताओं की रुचि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें इस प्रकार के जो तत्व हैं, इस प्रकार के हमें साधनों की खोज करनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ताओं की रुचि को आगे बढ़ाया जा सके। आगे अन्य संस्थागत और संगठनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास के फलस्वरूप मांग और पूर्ति के स्वरूप में उपरोक्त बताए गए कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन आर्थिक विकास के कारण और परिणामों के दोनों ही हैं। ठीक है, ये जो परिवर्तन होते हैं वो आर्थिक विकास के कारण और परिणाम। आर्थिक विकास हो सकता है, अब देखो हम कहते हैं ना कि चाय के कारण, हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, पेन के कारण चाय की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, तो या फिर किसी भी, अब देखो अगर मान लो चाय है और कॉफी है, ठीक है, अगर चाय की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो हम कॉफी की डिमांड करने लगेंगे। लेकिन हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जिनको चाय ही अच्छी लगती हो, चाहे वो बढ़ने के बाद भी वही यूज करें, लेकिन अल्टरनेटिव जो यूजेस होते हैं उनका भी बहुत यूज बढ़ जाता है कंपैरेटिवली टू फर्स्ट यूज के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो अगर मान लो अगर किसी भी चीज का अगर अल्टरनेट, अब देखो मान लो लक्स की जो साबुन आते हैं, ठीक है, डिटोल की साबुन आते हैं, डिटोल की साबुन महंगी है तो वो सभी लोग एफर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे साबुन होते हैं उनका यूज करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यही अल्टरनेटिव यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं तो उन्हीं की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आर्थिक विकास में कारण और परिणाम दोनों ही होते हैं कि इस चीज के कारण इस चीज की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो वो उसका रिजल्ट हो गया। आर्थिक विकास की सीमा इन परिवर्तनों की गति और समय पर निर्भर करती है। ये जो चेंजेस आते हैं इनकी कितनी दर से मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है, और कितने टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज की डिमांड को बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आर्थिक विकास एक गत्यात्मक धारणा है। इसका अभिप्राय उत्पादन में होने वाली निरंतर वृद्धि से। आर्थिक विकास के बढ़ता ही जाने वाला है, आर्थिक विकास के एक निरंतर वृद्धि होती है आर्थिक विकास के अंदर। यानी कि इसका अभिप्राय अगर आर्थिक विकास होगा तो ये तो श्योर है कि हमारा जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगी। आर्थिक विकास अगर हो रहा है तो हमारे उत्पादन में भी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी ना। आर्थिक विकास का मतलब ही क्या है कि हमारा जो दौर है वो क्या है, तेजी की तरफ है। ठीक है, आर्थिक विकास अगर हो रहा है तो उत्पादन में तो डेफिनेटली वृद्धि होगी ही होगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय यानी कि रियल पर कैपिटल इनकम। आर्थिक विकास का उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि है। ठीक है, आर्थिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल में होने वाली वृद्धि, जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। प्रोफेसर मायर की जो हमने डेफिनेशन की है, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ भी क्लियर हो रहा हो, लेकिन अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख रखी है मेरी तो आपको डेफिनेटली श्योर हूँ मैं, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है मेरी इस वीडियो में। तो क्या है आर्थिक विकास का जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर लगाया जाता है। और ये जो पॉइंट्स है ना आपकी, ये नेक्स्ट आगे भी आने वाले हैं तत्व में, तो आप इनको अच्छे से क्लियर यहीं पे कर लीजिए जिससे कि आपको बार बार इनको रीड ना करना पड़े। ठीक है, आर्थिक विकास को हम कैसे प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय बाय अपॉन में जनसंख्या, इनको डिवाइड करके, यानी कि पर कैपिटल इनकम इक्वल्स में नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। ठीक है, केवल राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं है। देखिए राष्ट्रीय आय में अब हम क्या करते हैं, हम पूरा टोटल निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि एक व्यक्ति की आय बढ़ रही है दूसरे व्यक्ति की। अब हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय के अंदर हम टोटल आय को लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि एक हो सकता है उस टाइम पे एक व्यक्ति की आय तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, ठीक है, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति की आय है वो बिल्कुल ना बढ़ रही हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, जितनी पहले थी उतनी ही थी या बढ़ी नहीं, ठीक है, या कम हो गई हो। तो हम ये चीज नहीं देखते, हम उसमें क्या है टोटल जितनी भी हमारी इनकम होती है वो देखते हैं। लेकिन जो आर्थिक विकास है उसका जो तात्पर्य है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल राष्ट्रीय आय को ही देखा जाए। ठीक है,
केवल राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर की तुलना में अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के अंदर ये क्या कहना चाह रहा है, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है। तो आप इसको अच्छे से एक दो बार रीड करके फिर समझने की कोशिश कीजिए, और जो मैं बोल रही हूँ उसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे कहने का क्या मीनिंग है। इसका कारण ये है कि यदि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर की तुलना में अधिक होगी। देखिए, यदि राष्ट्रीय आय मान लो 5,000 है, ठीक है, और जनसंख्या 6,000 की मतलब बढ़ रही है, ठीक है, तो 1,000 ज्यादा बढ़ गई तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगी। तो एक जो व्यक्ति की आय है, मान लो एक फैमिली के अंदर पहले 4 जने थे, ठीक है, उनकी इनकम थी 500 रुपये, अब उनकी इनकम होगी 600, ठीक है, और उनके जो पहले 4 जने थे वो 5 जने हो गई, ठीक है, और उनकी इनकम 500 से 600 हो गई, ठीक है। तो क्या 100 रुपये में जो एक्स्ट्रा जो इनकम हमारी बढ़ी है 100 रुपये में, क्या वो 100 रुपये में फिफ्थ जो मेंबर जो हमारा ऐड हुआ है उसका खर्चा निकल जाएगा? तो वो तो बढ़ गया ना। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के स्थान पर वो क्या हो गई, कम हो गई। एक व्यक्ति की आय जितनी बड़ी थी अकॉर्डिंगली जो फिफ्थ मेंबर हमारा ऐड हुआ उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो आय है वो कम हो गई, उसका खर्चा उतने में नहीं निकल पाएगा जितनी हमारी इनकम बढ़ी है। अतएव आर्थिक विकास का अनुमान प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जा सकता है। आर्थिक विकास का अनुमान क्या, प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि की दर पर लगाया जा सकता है। वास्तविक आय से अभिप्राय किसी देश की मौद्रिक आय की का स्थिर कीमतों पर लगाए जाने वाले अनुमान से है। यानी कि आर क्या है, अब देखिए इसमें इसने क्या बोला है कि देखिए अगर हम राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंग तो हो सकता है, राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि एक फैमिली के अंदर पहले 4 मेंबर रहते थे, उनकी इनकम कितनी थी, 500 रुपये थी, ठीक है, मैंने यहाँ आपको दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, 500 रुपये थी। पहले 4 मेंबर रहते थे, 500 रुपये था खर्चा उनका, ठीक है, इनकम भी 500 थी और मान लो उनका खर्चा भी 500 था, ठीक है, कुछ सेव नहीं हो रहा था उनके पास। अब उनके पास 100 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए, उनकी मान लो इनकम बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन जो एक और मेंबर आ गया उनके घर में, तो एक और मेंबर के आ जाने से वो इनकम क्या है उस मेंबर के अकॉर्डिंगली कम पड़ गई, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है वो कि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की दर में अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगी। यानी कि जो हमारी रियलिटी के अंदर जो इनकम बढ़ रही है वो एक्चुअल में क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अतएव आर्थिक विकास का अनुमान प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जा सकता है। यानी कि आर्थिक विकास तभी हम आर्थिक विकास कहेंगे अगर हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अंदर वृद्धि हो रही है, ना कि राष्ट्रीय आय में, ठीक है। तो यही बोला गया है, ठीक है, कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है, ठीक है। यही डेफिनेशन थी हमारी, प्रोफेसर मायर ने यही बोला था कि प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल में वृद्धि होनी चाहिए, ना कि राष्ट्रीय आय में, ठीक है। राष्ट्रीय आय तो हो सकता है कि बढ़ रही हो किसी की, राष्ट्रीय आय तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हमारी जो रियलिटी के अंदर जो इनकम है वो उस ऑर्डर के अंदर इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है, इवन देन वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वास्तविक आय से अभिप्राय किसी देश की मौद्रिक आय का स्थिर कीमतों पर लगाए जाने वाले अनुमान से, यानी कि रियलिटी के अंदर हमारी जो स्थिर अगर कीमतें रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली हम अनुमान लगाएंगे, ठीक है। वास्तविक आय वही आय होगी जब हमारी कीमतें तो क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी, और उन स्थिर कीमतों पर हमारी जो आय है वो बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। आगे एक फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू में वाई अपॉन में पी। आर क्या है हमारी एक्चुअल में इनकम जो वास्तविक आय है, वाई हमारी मौद्रिक आय, पी हमारा कीमत स्तर, ठीक है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का वास्तविक सूचक नहीं है। यदि हमारी मौद्रिक आय में वृद्धि होगी तो वो आर्थिक विकास को मापने का एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आगे दीर्घकालीन तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। दीर्घकाल में अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ेगी तभी हमारा क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास की इस परिभाषा के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारी जो आय है वो क्या, उसमें क्या होनी चाहिए,
कंटिन्यूसली हमारी जो वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अल्पकाल में यदि कुछ समय के लिए राष्ट्र आय में वृद्धि हो जाती है तो उसे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कुछ टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है, 3 ईयर के लिए, या फिर जितने भी 2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है, अगर हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो वो एक्चुअल में हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा, ठीक है। वो तो कॉन्सिडेंस भी हो सकता है कि 1 ईयर के अंदर हमारी ज्यादा वृद्धि हो रही है, दूसरे ईयर में नहीं हो रही, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि किसी वर्ष फसल बहुत अच्छी हो जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्र आय में वृद्धि हो तो इस अस्थायी वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं समझा जाना चाहिए। यानी कि ये तो वही बात हो गई ना कि एक वर्ष हमारी राष्ट्र आय में अगर वृद्धि हो रही है किसी भी कारण से, ठीक है, तो उसे हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। इसी प्रकार व्यापार चक्र की तेजी की अवस्था में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को भी आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। यानी कि राष्ट्रीय आय में व्यापार चक्कर हमारा क्या है, कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है, कभी हमारी कांस्टेंट लेवल पर रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या बोला है कि जो तेजी की अवस्था आएगी, मान लो व्यापार चक्कर में कभी तेजी आती है तो उस कंडीशन को भी हम राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय आय में अगर हमारी उस कंडीशन में वृद्धि होती है तो उसे भी हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास उस अवस्था को कहेंगे जिसके अंतर्गत कम से कम 25 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय आय निरंतर बढ़ती रहे। इज दैट क्लियर? देखिए उसमें क्या कहा गया है कि अगर कुछ टाइम के लिए, कुछ अल्पकाल, मतलब अल्पकाल का मतलब क्यों बोला है, एक तो दीर्घकाल होता है, एक अल्पकाल होता है, ठीक है। दीर्घकाल हमारा हो गया बहुत लंबा टाइम पीरियड, ठीक है। अल्पकाल हो गया 2 ईयर भी हो सकता है वो, ठीक है, 6 मंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। इसमें क्या बोला गया है कि अगर व्यापार चक्कर में तेजी भी आती है, अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन में कभी भी तेजी आती है तो उस कंडीशन को भी हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास केवल उसी कंडीशन को कहेंगे तभी बोला जाएगा जब मिनिमम टू मिनिमम 25 वर्ष की अवधि तक राष्ट्र आय में निरंतर वृद्धि होती रहे। यानी कि 25 साल तक निरंतर जब हमारी राष्ट्र आय बढ़ते रहेगी तब हम उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। अदरवाइज हम किसी भी कंडीशन को आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। वो कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, व्यापार चक्र की तेजी भी हो सकती है और हो सकता है किसी फसल के कारण भी, ठीक है, जो भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो, लेकिन हम तब कहेंगे आर्थिक विकास जब हमारा मिनिमम टू मिनिमम 25 जो ईयर है उसका टाइम पीरियड कंप्लीट कर चुका हो, तभी हम राष्ट्र आय में आर्थिक विकास कहेंगे, ठीक है। जब राष्ट्र आय में निरंतर वृद्धि कब तक होगी, एटलीस्ट 25 ईयर, ठीक है। और ये जो 25 ईयर का टाइम पीरियड है, ये एटलीस्ट जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और हो सकता है कि एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाए। अगर किसी भी बच्चे की कोई भी एग्जाम के अंदर जो भी जिस भी टाइप के एमसीक्यूज आते हैं और अगर आप इसको हेडलाइन करके अगर अंडरलाइन करके लिखते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसको पता लगता है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से रीड किया चैप्टर को। आगे निर्धनता तथा असमानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है। देखिए आर्थिक विकास कब होगा, आर्थिक विकास एक्चुअल में तभी होगा ना जब निर्धनता कम हो जाएगी, ठीक है। निर्धनता में कोई वृद्धि नहीं होगी और असमानता जो हमारा जो असमानता का जो रीजन होता है वो भी जब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है, या कंप्लीटली खत्म नहीं भी होगा तो भी उसमें वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, तभी हम आर्थिक विकास कह पाएंगे। तो ये भी इसका एक मुख्य तत्व माना गया है। इस परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास की स्थिति में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में इस प्रकार वृद्धि होनी चाहिए कि निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इस लाइन में क्या कहता है कि आर्थिक विकास इस तरह से होगा जब हमारी जो रियलिटी में जो हमारी इनकम है उसमें वो इस तरह से वृद्धि होनी चाहिए कि जो लोग निर्धन है वो उनकी जो संख्या है, उन लोगों की जो संख्या उसके अंदर वृद्धि ना हो, ठीक है। एटलीस्ट हमारे इतना तो आर्थिक विकास होना चाहिए ना कि हम जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या के अंदर वृद्धि ना हो, ठीक है, इतनी हमारी जो रियल में इनकम है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ आय के वितरण की असमानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, यानी कि आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, अमीर लोगों को ज्यादा ही मिल रहा है और गरीब लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अतएव यह परिभाषा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ उसके न्यायपूर्ण विकास को भी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानती है।
लास्ट में वो क्या कह रहा है कि इस जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग निकलता है कि प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होनी ही चाहिए, साथ में वो न्यायपूर्ण जो वितरण है वो भी होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा आर्थिक विकास संभव है। ठीक है, आगे जो इसके आलोचक हैं वो देख लेते हैं कि वो इनकी आलोचना किस प्रकार कर रहे हैं। बस आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। आर्थिक विकास की प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि संबंधी परिभाषा भी उचित नहीं मानी जाती है। इस परिभाषा की निम्नलिखित कारणों से आलोचना की गई है। अब देखिए, आर्थिक विकास के लिए जो भी इन्होंने अपनी राय दी है, जो भी इनकी मान्यताएं हैं, उनकी अब ये आलोचना करेंगे जो इनके आलोचक हैं। तो देखते हैं हम ये किस प्रकार आलोचना करते हैं, और जो ये आलोचना करते हैं वो एक टाइम से अगर हम एक साइड देखें तो वो राइट भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो इनके आलोचना करते हैं वो रॉन्ग ही होती है। ठीक है, ये राइट भी होती है और मोस्टली राइट ही होती है। सभी के अपने अपने व्यूज होते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन ये नहीं है कि वो दोनों ही गलत है, वो दोनों सही भी हो सकते हैं। बस एक नजरिए की बात है। प्रति व्यक्ति आय में होने वाला परिवर्तन भी आर्थिक विकास का उचित माप नहीं हो सकता। प्रति व्यक्ति आय में अगर परिवर्तन होता है तो ये क्या कहते हैं कि आर्थिक विकास का वो उचित माप नहीं हो सकता। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए भारत के राष्ट्रीय आय किसी वर्ष 4 गुना अधिक बढ़ गई है, इसके साथ ही जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। तो दूसरी ओर बर्मा की राष्ट्रीय आय में 2 गुनी वृद्धि होती है तथा जनसंख्या भी 2 गुना बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी। एक्चुअल में तो इनकी इनकम बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ हमारी जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में तो इनकम बढ़ ही नहीं रही है ना हमारी, परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इन दोनों में आर्थिक विकास नहीं हुआ है। रियलिटी में क्या है, भारत में आर्थिक विकास की दर आर्थिक विकास की दर बर्मा के आर्थिक विकास की दर से दुगनी है। यानी कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में 4 गुना अधिक राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो दोनों देशों के अंदर कंपैरिजन कर रहा है कि भारत में क्या है, भारत में एक अगर साइड से हम देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें आर्थिक विकास हो नहीं रहा है। उसमें बर्मा के अकॉर्डिंग, बर्मा के अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें 2 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, दर से दुगनी है। यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति आय में बर्मा की प्रति व्यक्ति आय की तरह कोई वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि बर्मा की तरह कोई भी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारत में आर्थिक विकास हुआ ही नहीं है। ठीक है, आर्थिक विकास की यह परिभाषा भी संकुचित परिभाषा है। इनमें आर्थिक विकास के केवल एक ही पक्ष अर्थात प्रति व्यक्ति आय का ही अध्ययन किया गया है। ठीक है, आर्थिक विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले और तत्वों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ये बोला कि आर्थिक विकास होगा। ठीक है, आर्थिक विकास की बात की इन्होंने, लेकिन ये नहीं बोला कि आर्थिक विकास किस तरीके से होगा। ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन से हमारे इफेक्ट पड़ते हैं, किन कारणों से हमारा होता है। ठीक है, कौन से तत्व हमें प्रभावित करते हैं, हमें नहीं सॉरी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो उन्होंने इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। तो ये भी इन्होंने इसकी आलोचना की है। प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से यह आवश्यक नहीं है कि जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि यह हो सकता है कि राष्ट्रीय आय का बंटवारा उचित रूप से न हो तथा धनी व्यक्ति अधिक धनी व निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन होते जाएं। देखिए, तो उन्होंने क्या बोला है, यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही, वृद्धि से यह आवश्यक नहीं है कि जीवन स्तर उनका ऊंचा ही हो जाएगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आय ज्यादा बढ़ रही हो। ठीक है, धनी लोग जो हैं आय का मतलब उचित तरीके से बंटवारा नहीं हो रहा हो। ठीक है, जो धनी लोग, जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर बने जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। यह भी संभव है कि सरकार आय में होने वाली वृद्धि के अधिक भाग को देश की सुरक्षा पर खर्च कर दे अथवा राष्ट्रीय आय के अधिक भाग को बचत के रूप में रख लिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या की, इनकी आलोचना की है। और आगे जो इनके मॉडर्न्स के जो व्यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इतना जो मेरा वीडियो का कंटेंट है, अगर आपको इतना समझ में आ जाता है, अगर आपको यूजफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हर तरह की जो नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।